एवरीवन, बच्चे हम लोग देखेंगे डे 30 में क्लास 12th का बायोडाइवर्सिटी का सेकंड पार्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है क्लास 12th का। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ है ना, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी भी हम उसको बोल सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब्ड सो फार, राइट। ये साइंटिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेज, ग्लोबल एस्टिमेट अबाउट 7 मिलियन स्पीशीज वुड हैव ऑन अर्थ. He considered the species to be discovered in the tropic, that is only 22% of the total species have been recorded so far. ठीक है, ये कह रहा है कि अर्थ पे जितनी स्पीशीज़ हैं, जो 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं, जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ 22% ही डाइवर्सिटी को नोटिफाइड किया है, राइट। जिसमें से क्या था कि एनिमल्स आर मोर डाइवर्स्ड, अराउंड 70% जो थे वो क्या थे, एनिमल थे। देन प्लांट्स इंक्लूडिंग प्लांटे एंड फंजाई, दैट इज़ 22%. अमंग एनिमल इंसेक्ट्स आर मोस्ट स्पीशीज रिच ग्रुप। इनमें से बायोडाइवर्सिटी में से सबसे ज़्यादा एनिमल्स में जो डोमिनेंट स्पीशीज़ थी वो कौन सी थी, इंसेक्ट की थी, 70%। दैट इज़ आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट। जैसे क्या होता था बच्चे, अगर 10 एनिमल थे उसमें से 10 में से 7 आपको इंसेक्ट मिलते थे। तो कहने का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस किसकी थी, इंसेक्ट की थी, राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अब इसमें देख सकते हो आप लोग, ये जो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें क्या बता रहा है कि इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स और मैमल्स। सबसे पहले वर्टिब्रेट जो होते हैं बच्चे, उनमें नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, और जो इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें नोटोकॉड एब्सेंट होती है। लाइक आपके पास जैसे आ जाता है इंसेक्ट आ जाते हैं। इंसेक्ट में देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन जो है वो सारी किसकी है, इंसेक्ट की है, ठीक है। ये सारा वाइट वाला पार्ट जो है ये इंसेक्ट का है। अब रेस्ट पार्ट जो है हमारा मोलस्क का आ जाएगा, ठीक है, जिसमें स्नेल वगैरह आप लोग देखते हैं। और ये छोटा सा वाइट वाला पार्ट जो है, इतना सा जो पार्ट है, इस पार्ट में हमारे क्रस्टेशियंस आते हैं, विच इज़ आर्थ्रोपोड्स, राइट, एंड अदर एनिमल्स ग्रुप। इतने इतने से पार्ट में हमारे बाकी वाले एनिमल ग्रुप्स आएंगे, ठीक। तो सबसे ज़्यादा अर्थ पे डोमिनेटिंग पॉइंट जो था, जब रॉबर्ट मे ने ग्लोबल एस्टिमेट किया था, तो उसमें क्या देखा गया था कि ज़्यादा डोमिनेटिंग जो पॉपुलेशन थी वो इंसेक्ट की थी, और उससे कम हमारे पास क्या थे, मोलस्क थे, उससे कम क्रस्टेशियन, और बहुत सारे बाकी एनिमल्स जो वेराइटीज़ थी वो अदर एनिमल्स में ये छोटे से एक पीक में आते थे, राइट। फिर कह रहा है कि वर्टिब्रेट्स में हम लोग देखते हैं, वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा फ़िश डोमिनेट थी। वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा फ़िश डोमिनेट थी, फ़िश की स्पीशीज़ ज़्यादा थी, ठीक। फिर उसके बाद मैमल्स देखो कितने कम थे, और बर्ड्स थोड़े मैमल से ज़्यादा हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं वो, रेप्टाइल्स में हमारे स्नेक वगैरह आते हैं, मैमल्स में ह्यूमंस, और एव्स में हमारे बर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो देख लो बर्ड्स की स्पीशीज़ कितनी एक हैं, और रिस्पेक्टिवली उसके पैरेलली आपके मैमल्स और रेप्टाइल्स भी प्रेजेंट हैं, और एम्फीबियन स्पीशीज़ आपके पास ये है, ठीक। तो मोर डोमिनेटिंग वर्टिब्रेट में फिशेज़ हैं, ये क्वेश्चन है आपका PYQ, ठीक है। और आपका मोर डोमिनेटेड स्पीशीज़ इनवर्टिब्रेट में आपके इंसेक्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी में, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, फिर कह रहा है प्लांट्स के केस में एंजियोस्पर्म प्लांट वो होते हैं जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। लाइकन जो है हमारा फर्स्ट पाइनर स्पीशीज़ होती है, और एल्गा जो है हमारे प्लांट किंगडम का जो पहला डिवीजन है वो एल्गा है, और फिर उसके बाद हमारा 5 किंगडम में से जो थर्ड डिवीजन है वो किंगडम फंजाई है। तो कह रहा है कि जो हमारे पास फंजाई है वो ज़्यादा डोमिनेटेड है ना, इस पे प्लांट्स में फंजाई का नंबर ज़्यादा है। फिर उसके बाद अलगा जो है वो थोड़ी कम है, और लाइकन जो है पाइनर स्पीशीज़ मतलब पहला स्टार्टिंग प्लांट जो है ना, तो वो बहुत कम है। एंजियोस्पर्म फ्लावर बियरिंग प्लांट्स जो हैं वो भी थोड़े वो डोमिनेटेड हैं, बट फंजाई से कम ही है। तो मॉइस्ट फर्न वगैरह ये बहुत कम नंबर में मॉइस्ट और फर्न वगैरह प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें सीखी हैं इसमें वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, लाइक इनवर्टिब्रेट स्टार्ट कहाँ से होते हैं बच्चे, फाइलम पोरिफेरा से, सिलिएंट्रेटा टिनोफोरा, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस हेल्मिन्थस, देन हमारे पास क्या आएगा, एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एंड देन हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा हमारे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को कनेक्ट करती है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक का काम करे। तो हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स आएंगे उनमें जो डोमिनेटिंग स्पीशीज होगी एनिमल्स के केस में वो इंसेक्ट होगा, और हेमिकॉर्डेटा से आगे जो वर्टिब्रेट्स हमारे आएंगे तो उसमें वर्टिब्रेट्स में जो डोमिनेटिंग स्पीशीज होगी वो कौन सी होगी, फिश होगी,
है ना। अभी तक हमने 2-4 चीज़ें सीखी है। बोल रहा है नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। ठीक है, इंडिया के पास सिर्फ 2.4% वर्ल्ड लैंड का एक एरिया है, बट हैज़ 8.1% ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि 81 उसमें से 2.4 में से 8.1% ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ द वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। वैरायटी ऑफ स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो इंडिया का जो नंबर है बायोडाइवर्सिटी में वो 12th नंबर पे है। इंडिया का जो नंबर है वो 12th नंबर पे। तो इससे पहले कौन से हो सकते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो अगर बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ स्पीशीज देखोगे तो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है, इंडिया से ऊपर टॉप 10 और भी कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया का 12th नंबर है वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ के केस में। ठीक है, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नियरली 45,000 जो हैं 45,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं। ठीक है, एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। कह रहा है अप्लाइंग मेज ग्लोबल एस्टिमेट इंडिया वुड हैव मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीशीज। ठीक है, तो मतलब 3 टाइम एनिमल ज़्यादा थे विद रिस्पेक्ट टू प्लांट के। कह रहा है बायोलॉजिस्ट आर द नॉट श्योर अबाउट टोटल नंबर ऑफ फाइटो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज बिकॉज कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड। देखो अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिकल मेथड जो था जिसमें बैक्टीरिया को इंक्लूड नहीं किया गया था क्योंकि उस समय लेबॉर्ट्री सेटअप उतना प्रॉपर मैनेज नहीं होता था। ठीक है, जो भी माइक्रोस्कोप हम लोग यूज़ करते थे तो वो इतने कन्वेंशनल वे से हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे, राइट। तो उससे क्या हो जाता था कि हमारे बैक्टीरिया जो थे प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ जो थी उनकी हम वेराइटीज़ को काउंट नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना भी हमने बायोडाइवर्सिटी का स्टडी किया था तो वो एक हमारा कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड था। कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड में हम लोग बैक्टीरिया को मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स को एलिमिनेट कर देते थे। मतलब जितनी डाइवर्सिटी है वो एक्सक्लूडिंग है हमारे बैक्टीरिया को लेके, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिकल मेथड्स आर नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज़। तो माइक्रोबियल स्पीशीज़ को हम लोगों ने काउंट नहीं किया था जब हमारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डाइवर्सिटी में क्या किया था, रिसर्च की थी, जिसमें हमारे पास कितनी स्पीशीज़ आ गई थी, कह रहा था कि 7 मिलियन स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे। ठीक है, तो उसमें हमने एक्सक्लूड क्या कर दिया था, एक्सक्लूड किया था हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़, राइट। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट दैट number of prokaryotic species because conventional taxonomical method are not suitable for identifying microbial species. In laboratory many species cannot be cultured. ये हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कौन सी स्पीशीज़ कहाँ मिली थी और कितनी मिली थी। ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें स्पीशीज़ की क्यों रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा विच इज़ की स्पीशीज़। की स्पीशीज़ क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास फॉरेस्ट फायर होती है, या तो हम बोल सकते हैं कि जैसे वल्कनोज एरप्ट होते हैं, या अर्थक्वेक आएगा, लैंडस्लाइडिंग होगी, डिफॉरेस्टेशन होगी, तो इस केस में क्या होता है नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास मानो एक फॉरेस्ट के अंदर 50 स्पीशीज़ हैं, है ना, 50 स्पीशीज़ हैं एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, तो फायर फॉरेस्ट होने से वो 50 की 50 ही ख़त्म हो जाए, कोई 2 स्पीशीज़ बच सकती हैं, एक स्पीशीज़ बचे, तो जहाँ पर वो 1-2 स्पीशीज़ बच जाती हैं तो उनको हम लोग बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट। मानो जैसे ये एक हमारे पास बॉटल है ना, ये एक हमारे पास एक बॉटल है, ठीक है, तो इस बॉटल के अंदर मानो फायर फॉरेस्ट हो गई और ये सारी स्पीशीज़ यहाँ तक जल गई है ना, ख़त्म हो गई हैं, ठीक, और यहाँ पर एक स्पीशीज़ बॉटल के नेक में बच गई है जिसको हम लोग की स्पीशीज़ कहते हैं और उस इफेक्ट को हम बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, सुनो फिर से मैं क्या कह रहा हूँ। हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस टू टोटल बायोमास, इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी ऑफ स्पीशीज, तो उतना ही ज़्यादा इकोसिस्टम हेल्दी होगा। इट इज़ द एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस। देखो जितना इकोसिस्टम में ह्यूमन का इम्पोर्टेंस है उतना ही इकोसिस्टम के ऊपर इंसेक्ट का, जैसे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, डिकम्पोजर हो गए। आपको पता है बच्चे, मतलब बैक्टीरिया और ह्यूमन, अगर बैक्टीरिया हैं तो ह्यूमन हैं, अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो ह्यूमन भी नहीं होते।
हमारा जितना भी वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए फंजाई और बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, तो सोचो अगर डिकम्पोजर ही नहीं होंगे तो हमारा जितना भी वेस्ट होगा तो वो हमसे ऊपर चले जाएगा, तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। समझ आई बात? तो मतलब डिकम्पोजर का होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स का इकोसिस्टम पे अलग इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, देखो अब ये कह रहा है, इसने एक साइंटिस्ट ने यहाँ पर डेविड टिलमैन ने एक हाइपोथेसिस दिया जिसको बोला है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में क्या बोला है, एक इसने बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसने बताया सेंट कॉलजिस दैट इज पॉलरिच एरोप्लेन को इसने लिया है इकोसिस्टम। ठीक है, ऑल पार्ट्स आर जॉइंड विद मेनी रिवेट्स, उस एरोप्लेन के साथ बहुत सारे रिवेट्स जुड़े होते हैं जिनको हम पंख कहते हैं, वो हो गई स्पीशीज़। इफ़ पैसेंजर पॉप अ रिवेट एक्सटेंशन ऑफ अ स्पीशीज़, बोल रहा है कि जो पैसेंजर है ना, रिवेट के जो पैसेंजर है उनकी अगर उसको हमने क्या बोला, स्पीशीज एक्सटेंशन के साथ उसको ऐड किया है, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफली फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। ये कह रहा है कि जितना एरोप्लेन के लिए रिवेट इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही आपके इकोसिस्टम के लिए हर एक स्पीशीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक स्पीशीज़ की इम्पोर्टेंस होती है। जैसे हम बोलेंगे कि ठीक है भाई टाइगर को क्या करना हमने, है ना, तो टाइगर अगर एक अर्थ से फॉरेस्ट से एलिमिनेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं भाई, फॉरेस्ट के लिए टाइगर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में जैसे हम लोग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वो बनाए थे हम, तो वो क्यों बनाए थे, क्योंकि लोग जो है वो डिफॉरेस्टेशन ना करें, दूसरा फॉरेस्ट को ख़राब ना करें। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होती है तो वो प्लांट से ही आती है, तो प्लांट को ख़त्म करना वो एक लॉस होता है ना, नेशनल लॉस होता है। तो अब उसको बचाने के लिए टाइगर की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, तो उसकी वहाँ पे इंपॉर्टेंस होगी। अब बैक्टीरिया, आप बोलोगे बैक्टीरिया की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बैक्टीरिया इसलिए ज़रूरी है कि वो डिकम्पोजर होता है ना, हर एक चीज़ को वो कैसे वो एक पायरामिड की शेप में बनाएगा और फिर उसके बाद सॉइल सोल्यूशन बन के वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंस लेके आएगा। तो कहने का मतलब है, इसने बताया है कि एरोप्लेन की तरह हमारा इकोसिस्टम होता है, और इकोसिस्टम के ऊपर जो एरोप्लेन के रिवेट्स होते हैं तो वो रिवेट्स की तरह एक स्पीशीज़ होती है। ठीक है, जितनी एरोप्लेन के लिए रिवेट्स इंपॉर्टेंट होती है उतनी ही इकोसिस्टम के लिए एक स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट होती है। समझ आई बात? ठीक है, बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, ये क्या बोल रहा है, अगर प्लेन से हम लोग, मानो जैसे हम प्लेन से रिवेट्स को रिमूव करते हैं, बोल रहा है बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड द प्लेन बिकम डेंजरस। जितने हम रिवेट्स हटाते जाएंगे उससे, जितने उसके पंख हटाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स। तो अगर विंग्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे उससे, तो की स्पीशीज़ को हमने उससे कंपेयर किया दैट ड्रिवन मेजर इकोसिस्टम फंक्शन। ठीक है, जैसे जैसे उसके रिवेट्स हम रिमूव करेंगे वैसे ही रिवेट्स को हम लोगों ने स्पीशीज़ के साथ कंपेयर करके बोला कि जितने एरोप्लेन से रिवेट रिमूव करोगे उतना ही आपके इकोसिस्टम से स्पीशीज़ रिमूव होने का लॉस होता है। तो एक टाइम अगर सारे हम रिवेट्स एरोप्लेन से रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सारी स्पीशीज इन्वायरमेंट से रिमूव कर देते हैं तो एक टाइम आएगा कि हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। समझ गए बच्चे, है ना? यही चीज़ बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि स्पीशीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन इज मोर डेंजरस देन लॉस ऑफ द फ्यू रिबेट्स ऑन द सीट्स दैट विंडोज। बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ लीजिए बच्चे, नैरो यूटिलाइजेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड ब्रॉडली यूटिलाइजेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इथिकल आर्ग्यूमेंट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं ना, हम लोग पूजा वगैरह कर देंगे इस प्लांट को नहीं काटना है ऐसा करके, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है बहुत सारे प्लांट्स को। तो देखो बच्चे यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखोगे इन सिटिव कंजर्वेशन और एक्सिटिव कंजर्वेशन होता क्या बेसिकली। इन सिटिव कंजर्वेशन ऑन साइट होता, ऑन साइट का मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं पे आपको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, दैट इज इन सिटिव। मतलब जो ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहे हैं विच इज़ इन सिटिव। एक्सिटिव का मतलब उसके नेचुरल हैबिटाट से हटा के उसको अपने अकॉर्डिंग रखो, वो एक्सिटिव कंजर्वेशन होती है। देखो इन सिटिव मीन्स इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स विद इन अ नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। देखो ये बोल रहा है इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स विद इन द नेचुरल or human-made ecosystem in which they occur. Protected areas such as national parks, sanctuaries, biosphere reserve, cultural landscape, natural monuments. इसका मतलब समझ आ रहा है आपको? जैसे आपने देखा होगा कोभट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में सबसे बड़ी पार्क है, उसमें क्या होता है 4 बजे के बाद लोगों को बंद कर दिया जाता है मूवमेंट, क्योंकि उस समय जो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो रोड पे आना शुरू कर देते हैं। तो मतलब जहाँ पे वो एनिमल रह रहे हैं
उनको अपना नेचुरल हैबिटाट दिया गया, तो मतलब उनके अपने ही हैबिटाट को हमने प्रोटेक्ट करके रखा, विच इज़ इंसिटिव। ऐसा नहीं कि हमने वहाँ से एनिमल को उठा के कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दिया है, नहीं, अगर हम वहाँ से उनके नेचुरल हैबिटाट को डिस्टर्ब करेंगे वो एक्सिटिव हो जाएगा। जैसे नेशनल पार्क में आप लोग देखोगे क्या क्या होता है बच्चे, अरावलकम नेशनल पार्क इन केरला, बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं ना वो माइग्रेट कर जाते हैं इस नेशनल पार्क के लिए। अराविकलम नेशनल पार्क इन केरला, बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं ना साइबेरिया से मूव कर जाते हैं, जब वहाँ पे स्नोफॉल होता है तो वो कहाँ जाते हैं बच्चे, अरावकलम नेशनल पार्क इन केरला, वहाँ पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, देखो सेंचुरीज वो होती हैं, हेयर प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली द एनिमल्स, collection of timber, minor forest product and private ownership is not allowed. बायोस्फीयर रिजर्व देखो, एरिया ऑफ लैंड्स आर कोस्टल इकोसिस्टम फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। केयर्ड फॉरेस्ट देखो, फिर उसके बाद एक्सेटिव कंजर्वेशन, इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर हैबिटाट, उनके हैबिटाट से बाहर। जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सफारी पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक प्रिकर्जरेशन एक्सेट्रा। हॉटस्पॉट देख लो कौन कौन से हैं, 34 हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड में, जिसमें से 3 हॉटस्पॉट इंडिया में हैं, एक वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो ब्रह्मन, हिमालयंस। ठीक है बेटा, एक ये चीज़ याद रखना आप लोग, इंटरनेशनल एफर्ट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, द अर्थ समिट कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रियो डी जेनेरिया 1932। इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेस। लास्ट, The World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa 2002, 190 country pledged to reduce the current rate of biodiversity loss। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग करिए। अब हम लोग देखते हैं इसमें इसके NCERT स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखो बच्चे, जैसे हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज सोल्यूशन जो है आपके बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के है ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने 29th डे में हमने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था हम लोगों ने, जिसमें हमने बताया था आपको कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती कैसे कैसे है ना। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आप लोग देखना कि कुछ मेन पॉइंट उसमें याद रखोगे, लाइक हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, एंड देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, देन को एक्सटेंशन, राइट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ इज़ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग। अभी जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी ना, रिवेट्स वाली, प्लेन को हमने इकोसिस्टम के साथ कंपेयर किया था, और प्लेन के जो रिवेट्स थे वो किसके साथ हमने कंपेयर किए थे, स्पीशीज़ के साथ, और उस प्लेन के अंदर जो पायलट बैठा हुआ था उसको हमने कंपेयर किसके साथ किया था, उसको हमने कंपेयर किया था की स्पीशीज़ के साथ, राइट। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, इन इकोसिस्टम विद हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मच मोर स्टेबल देन इकोसिस्टम। कह रहा है कि हेल्दी इकोसिस्टम वही कहलाएगा जहाँ पर आपके पास वैरायटी, डाइवर्सिटी स्पीशीज़ की देखने को मिलेगी। वैरायटी का मतलब जैसे हमारे पास क्या गया, फिशेज़ का होना भी इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉग का होना भी इम्पॉर्टेंट है, हम बोलेंगे कि स्नेक का होना भी इम्पॉर्टेंट है, हम बोल सकते हैं एब्स बर्ड का होना भी इम्पॉर्टेंट है, मैमल्स का होना भी इम्पॉर्टेंट है, हायर कॉर्डेट देन लोअर कॉर्डेट्स, ये सभी होने बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उस इकोसिस्टम को हम लोग हेल्दी इकोसिस्टम बोल सकते हैं। With low species diversity, also high biodiversity make the ecosystem more stable than productivity and more resistant toward the disturbance such alien species invasion and floods। ठीक है, बोल रहा है कि कोई बाहर से स्पीशीज़, जैसे आपने देखा होगा हमारे पास जो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है तो क्या है, इसको पेरिप्लेनेटा अमेरिकना बोलते हैं ना। तो बेसिकली 1960 में क्या हुआ था कि जब इंडिया में फूड कम हो गए थे, तो उस समय हम लोग का अमेरिका से क्या करते थे, फूड लाते थे। उसमें क्या हो गया था कि हम लोग सीड वगैरह, एग्रीकल्चर क्रॉप यील्ड में भी हम उसी को, वहाँ से जो सीड लाते थे खाने के लिए, उसको साथ साथ में अपनी क्रॉप्स में भी हम ऐड करना शुरू कर गए थे। उसके चलते हुए जब वहाँ से हम सप्लाई करते थे तो साथ साथ में कॉकरोच भी मूव कर गए थे यहाँ पे, है ना। तो हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है कि बेसिकली जो कॉकरोच है तो उसकी जो स्पीशीज़ है वो अमेरिकन स्पीशीज़ है, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमेरिकना पेरिप्लेनेटा, राइट। तो वो कैसे आया, वहाँ से यहाँ पहुँचा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, एलियन स्पीशीज़ का मतलब होता है फॉरेन स्पीशीज़ इन्वेड हो गई है और यहाँ पर अपनी डोमिनेंसी करके हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है, राइट। एक ये होता है। दूसरी एग्जांपल आपकी आती थी वाटर हायासिंथ, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। तो टेरर ऑफ बंगाल वहाँ पे क्यों बोला जाता है कि जो वाटर हायासिंथ प्लांट है वो एकदम से अनवांटेड प्लांट है ना, वीड की तरह काम करता है, तो हमारी मेजर क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो वो भी एक डाइवर्सिटी को कम करता है और अपनी डोमिनेंसी को फास्ट ग्रो कर देता है, राइट।
तो इसी में कह रहा है इफ़ एन इकोसिस्टम इन रिच बायोडाइवर्सिटी, अगर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी का नंबर ज़्यादा है, देन द इकोलॉजिकल बैलेंस वुड नॉट बी गेट इफेक्टेड, तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है वो इफेक्ट नहीं होता. एज वी ऑल नो दैट various trophic level are connected through the food chain. If any one organisms or all organisms then one trophic level is killed, then it will disturb the entire food chain. देखो अगर जैसे हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्शरी कंज्यूमर होता है, तो अगर एक का भी चेन फूड का ख़राब होता है तो फिर आगे पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है. फॉर एग्जांपल इन फूड चेन इन ऑल प्लांट्स आर किल्ड, अगर सारे प्लांट्स ख़त्म हो जाएं तो उसके आगे जितने हिटरोट्रॉप्स हैं सब मर जाएंगे. देन ऑल डियर्स विल बी डाई, है ना, जितने भी डियर्स हैं वो मर जाएंगे. टू द लैक ऑफ फूड ऑल डियर्स आर डेड soon as tiger then will also die. There will be can concluded that all an ecosystem is rich in species, then these will be other food alternative that is trophic level which would be not allowed to organisms to die due to the absence of their food and their resources. Right. तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बायोडाइवर्सिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ एंड इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम. दैट इज़ अ कोर लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. राइट. इसमें जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने इतना देखा, बट ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन. बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग हेल्थ एंड इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम. ठीक है बच्चे. फिर उसके बाद आप देख रहे हो व्हाट इज स्केयर्ड ग्रू. स्केयर्ड ग्रू क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कुछ एनिमल की पूजा करते हैं. अभी भी जैसे देखो ना, बहुत सारे रिवर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं, गंगा यमुना बहुत सारी, है ना. तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं लोग धागे बांधना शुरू कर देते हैं उसके साथ. तो कहने का मतलब उस प्लांट को नहीं काटना है, मतलब वो कोई रिलीजियस बेस हो जाते हैं बहुत सारे लोग. तो कहने का मतलब है कि वैसे भी हम लोग प्लांट को बचा सकते हैं. ये क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, स्केयर्ड ग्रू इज़ अ ट्रैक्ट फॉरेस्ट विच आर रीजनरेटेड अराउंड प्लेस ऑफ द वर्शिप. ठीक. स्केयर्ड ग्रू इज़ फाउंड इन राजस्थान. स्केयर्ड ग्रू आपको ज़्यादातर राजस्थान में मिलेंगे. वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, मेघालय एंड मध्य प्रदेश. स्केयर्ड ग्रू हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ मेनी रेयर थ्रेटेंड एंड एंडेमिक स्पीशीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल. देखो फाउंड इन, इसमें ये चीज़ है कि जो अगर आप सही देखोगे तो इसमें क्या बोला गया है कि हम लोग, हमारे पास जो स्पीशीज़ ख़त्म होने पे आती थी तो हम उसको बचाने के चक्कर में उसकी पूजा करना शुरू कर देते थे. फिर लोग उसको नियरेस्ट टू गॉड मानते थे और वो उस प्लांट को कोई काटता नहीं था क्योंकि लोग थोड़े रिलीजियस हो जाते थे, उसको बचा लेते थे. फिर उसकी स्पीशीज़ एज थोड़ा सा ग्रो कर जाती थी. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस रीजन्स बाई ट्राइबल्स. हियर द स्केयर्ड ग्रो बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन एरिया. ठीक है बेटा. ये था हमारा प्लांट कंजर्वेशन का एक तरीका. दूसरा बोल रहा है कि इकोसिस्टम सर्विस कंट्रोल ऑफ फ्लड एंड सॉइल इरोजन्स. ठीक है. फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है क्या मेजर हम यूज़ कर सकते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए. तो आप लोग ये भी देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन बता रहा है मेजर फॉर कंट्रोलिंग नॉइज पोल्यूशन, मेजर फॉर डिक्रीजिंग सॉलिड वेस्ट रिजनरेशन, और भी क्या क्या बोल रहा है. ठीक है. फिर आपके पास क्या आ रहा है कि कैन यू थिंक सिचुएशन वे डेलिबरेटली वांट टू मेक स्पीशीज एक्सटिंक्ट, हाउ वुड यू जस्टिफाई इट. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे बच्चे इसके एमसीक्यू. बच्चे अब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा वो हम लोग डिस्कस करेंगे. देखो इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे. जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है एक, देखो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज इंडेंजर्ड. कौन सी स्पीशीज है इसमें से जो ख़त्म होने पे आ चुकी है. ठीक है. तो बच्चे इसमें क्या पैंथरा लियो पेरिका है ना, तो ये तो है ही है हमारे पास अभी, है ना, है स्पीशीज़. पैंथन मोलोरस ये वाली स्पीशीज़ ख़त्म होने वाली है. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट कह रहा है डिक्रीज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज इज मेनली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. बच्चे क्योंकि अभी रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने से क्या हो रहा है कि प्लांट जो हैं वो कटे जा रहे हैं. तो प्लांट का कटना क्या होता है बच्चे, डिफॉरेस्टेशन. ठीक है. जितने प्लांट कटेंगे तो उतनी ज़्यादा रोड की कनेक्टिविटी होगी. तो अब क्या हो रहा है, इससे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में क्या कर रही है, वो डिक्रीज़ कर रही है. क्योंकि जो प्लांट हैं तो वो प्लांट का मतलब जो बर्ड्स हैं, है ना, जो स्पीशीज़ हैं उनकी हैबिटाट क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, जिससे वेराइटीज़ हमारी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की डिक्रीज़ कर रही है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. राइट. तो फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग एनिमल हैज़ बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट इन इंडिया. तो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन सी है बच्चे, चीता. ठीक है. ऑलमोस्ट जो ख़त्म होने पे आ गए. फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
those species which population have been seriously depleted and whose ultimate security is not assured that known as endangered species। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने किए, 45 तक आपको असाइनमेंट है, आप लोग भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हमारा 12th का जो सिलेबस है बच्चे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट क्या ख़त्म हो चुका है। थैंक यू बेटा।